अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। तो लास्ट लेक्चर में हमने कांग्रेस ऑफ वेरोना के बारे में देखा था और किस तरह देखा था कि कास्टल रीग की उसके पहले डेथ हो गई। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन यूरोप में थी वो ये थी कि लिबरल मूवमेंट्स, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स जो थे वो भरकर सामने आ रहे थे। तो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में या फिर बहुत ज़्यादा कॉलोनीज़ में जो है वो रिवोल्ट हो रहा था कॉलोनियल गवर्नमेंट्स के खिलाफ या फिर एब्सोल्यूटिस्ट रूलर्स के खिलाफ, जैसे कि स्पेन में थे, जैसे कि पोर्चुगल में थे। तो कास्टल रीग के एरा में हमने देखा कि किस तरह कास्टल रीग ने चाहा कि बैलेंस ऑफ पावर प्रिजर्व रहे तमाम कांग्रेसेस के थ्रू, और कांग्रेसेस को एक तरह से एक डेलिबरेशन फोरम के तौर पर इस्तेमाल किया जाए ताकि यूरोप के अंदर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें सॉल्व किया जा सके। लेकिन चूंकि फ्रांस रशिया की एम्बिशंस उस वक्त मुख्तलिफ थी, तो उन्होंने होली अलायंस बनाया और उन्होंने चाहा कि वो इस तरह की लिबरल या नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स को क्रश करें। अब 1822 में कांग्रेस ऑफ वेरोना होती है, उससे पहले कास्टल रीग की डेथ हो जाती है और नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी इंग्लैंड के जो हैं वो होते हैं जॉर्ज कैनिंग। अब इस लेक्चर के अंदर हम 1822 से 1827 तक का एरा देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स यूरोप या फिर यूरोपियन कॉलोनीज के अंदर स्टार्ट हुई और उनके नतीजे में इंग्लैंड की क्या पॉलिसीज थी और फ्रांस की क्या पॉलिसीज थी, और अल्टीमेटली उसका हम एक एट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम देखेंगे कि क्या कंपैरिजन है कास्टल रीग और कैनिंग की जो है फॉरेन पॉलिसीज में, उनकी अप्रोच में जो जो एक तरह से डिफरेंस है हम उस चीज को भी देखेंगे, और सिमिलैरिटीज जो है उनको भी एक तरह से यहाँ पे इस लेक्चर का पार्ट बनाया गया है। तो ये इस पे पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं। इसमें मोस्टली जो पास्ट पेपर्स में पूछा गया वो बेसिकली कंपैरिजन कास्टल रीग और कैनिंग का ही पूछा गया। हमने कास्टल रीग का एरा हम पढ़ चुके हैं, अब हम कैनिंग के एरा की तरफ जाएंगे, और जिस तरह मैंने पहले बताया कि हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम एक कंपैरिजन इस्टेब्लिश कर लेंगे। लेकिन वो कंपैरिजन आप तभी इस्टेब्लिश कर सकते हैं जब आपको डिटेल में कास्टल रीग की अप्रोच पता हो और कैनिंग की अप्रोच जो है वो पता होगी। एक बात मैं बताता चलूं, कास्टल रीग और कैनिंग दोनों जो हैं वो टोरी लीडर्स थे, और 1815 से लेके 1830 तक अप्रॉक्सीमेटली जो है वो टोरी गवर्नमेंट थी। टोरी गवर्नमेंट मतलब है कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट। कास्टल रीग के बाद जो है वो जॉर्ज कैनिंग को फॉरेन सेक्रेटरी इंग्लैंड का जो है वो अपॉइंट किया गया, क्योंकि और ये बात भी याद रखने की ज़रूरत है कि कास्टल रीग ने कांग्रेस ऑफ फिरोना इससे पहले सुसाइड कर लिया था, और कांग्रेस ऑफ विरोना में अल्टीमेटली जो है वो डिफरेंट जो लिबरल मूवमेंट्स उस तरफ यूरोप में चल रही थी उनका क्वेश्चन उनके बारे में जो है वो बेसिकली डिस्कशन होनी थी। तो जब कास्टल रीग ने ऑफिस एक तरह से अज्यूम किया, तो उसने ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जो थे उसे विरोना में भेजा विद क्लियर इंस्ट्रक्शंस दैट नो पार शुड इंटरवीन in the movements that are ultimately going on in different European countries or in the colonies। अब वो मूवमेंट्स कहाँ कहाँ जा रही थी, वो स्पेन, ग्रीस और इटली में जा रही थी। लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने बताया 1821 में जो है वो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपके सामने आ रही थी। ऑटोमन्स के कंट्रोल में उस वक्त ग्रीक था। ग्रीक्स जो थे बेसिकली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे, तो वो मुस्लिम रूल को रिजेंट करते थे। इसी तरह स्पेन में एक तरह से मूवमेंट चल रही थी, और ये मूवमेंट सिर्फ स्पेन तक लिमिटेड नहीं थी, ये स्पेनिश कॉलोनीज जो कि लैटिन अमेरिका में है, ये वहां तक भी इसका असर था। अब स्पेनिश कॉलोनीज की सिग्निफिकेंस क्या है कि स्पेनिश कॉलोनीज उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स थी यूरोपियन कंट्रीज की। तो जो कंट्री वहां पर एक कॉलोनी एक सही तरीके से इस्टेब्लिश कर पाती है, अपना कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश एक तरीके सही तरीके से कर पाती है, उसका एंड रिजल्ट ये होता था कि उसको इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा फायदा होता था, और उसको ट्रेड जो एक तरह से आपकी ट्रांस अटलांटिक ट्रेड जिसे हम कह सकते हैं उसमें एक तरह से बहुत ज्यादा एज होता था बाकी अपनी यूरोपियन कंट्रीज के हवाले से। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि फ्रांस, रशिया,
ये इंटरवीन करना चाहते थे उन कॉलोनीज के अंदर कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो स्पेन की गवर्नमेंट थी, उसके एंड पे, ताकि लिबरल या फिर रेवोल्यूशनरी फर्वेंट जो भी है या फिर सेंटिमेंट्स जो भी हैं उन्हें सप्रेस एक तरह से किया जा सके। लेकिन कास्टल री जो कैनिंग था उसने इस चीज को अपोज किया। कैनिंग चाहता था कि जो इंडिपेंडेंट कॉलोनीज हैं, अगर वो अपना इंडिपेंडेंस हासिल करने में कामयाब हो जाती हैं तो उन्हें रिकग्नाइज किया जाए, और सिर्फ स्पेन को अपना रूल असर्ट करने की इजाजत है। इसके अलावा अगर कोई भी यूरोपियन गवर्नमेंट अपना रूल या फिर एक तरह से जो है उन कॉलोनीज में जाके लिबरल मूवमेंट्स को सप्रेस करना चाहती हैं, तो कैनिंग ने इस चीज को एक तरह से अपोज किया था। अब हम पर्टिकुलरली स्पेनिश कॉलोनीज के हिसाब से जो है वो कैनिंग की पॉलिसीज जो है वो देखते हैं। स्पेनिश कॉलोनीज मैंने ये भी बताया, ये लैटिन अमेरिकन कॉलोनीज थी, जहाँ पे आज ब्राज़ील है, आपका पनामा है, और भी इस तरह की कई कंट्रीज हैं। फिलहाल मुझे नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका के अंदर जो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा कंट्रीज हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक हमने चार्ट, एक फिगर भी देखा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी उस वक्त स्पेनिश कॉलोनीज थी। ब्राज़ील एक है, मेरा पेरू भी है उसमें, और अर्जेंटीना भी की जो आज मॉडर्न अर्जेंटीना है उसकी भी कुछ एरियाज जो है उसमें आ जाते हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स थे, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट ये जगहें थी। तो फ्रांस ने बेसिकली 1823 में अपनी आर्मी को भेजा कि वो स्पेनिश कॉलोनीज में जो लिबरल मूवमेंट है उसको सप्रेस एक तरह से कर सके। लेकिन कैनिंग ने जो है इस चीज़ को एक तरह से अपोज किया, और उसने चाहा कि जो स्पेन है, जो कि जो इनहेरेंटली उस जगह का कॉलोनाइजर है जिसकी अंडर वो कॉलोनीज आती हैं, अगर वो अपना रूल असर्ट करना चाहे तो ठीक है। इसके अलावा किसी भी यूरोपियन पावर की इंटरफेरेंस, कैनिंग ने कहा, वो गलत है, और उसने उन इंटरफेरेंसेस को अपोज किया। अब इसकी वजह क्या थी? वजह इसकी ये थी कि अगर कोई भी यूरोपियन पावर स्पेनिश कॉलोनीज को अपने एक तरह से सैटेलाइट स्टेट बनाने में कामयाब हो जाती है तो वो उससे बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब होगा यूरोप का, और यूरोप का बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब होगा तो इंपीरियलिज्म का खतरा था। जिस तरह हम पहले नेपोलियन का इंपीरियलिज्म देख चुके हैं, तो यूरोपियन पावर्स जितनी इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगी इतना ही वो अपनी टेरिटरीज को पॉलिटिकली एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी जंगों से। इसी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह कास्टल रीग ने यूएसए से जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स थे ग्रेट ब्रिटेन के वो सॉल्व किए। उसमें हमने एक देखा था कि ग्रेट लेक्स के ऊपर से जो कि राइवलरी थी, जो आर्मीज जो थी उनको पीछे किया गया था, और किस तरह कनाडा और यूएसए की बाउंड्री जो है, कनाडा उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो उसको मैटर रिजॉल्व किया गया था। तो जो म्यूचुअल ट्रस्ट था यूएसए और ग्रेट ब्रिटेन के अंदर वो ग्रेजुअली डेवलप हो रहा था। और इसका एक सिग्निफिकेंट पॉइंट मनरो डॉक्ट्राइन के अंदर आता है, जब यूएसए ने भी एक तरह से जो है ग्रेट ब्रिटेन की ही पोजीशन को जो है अल्टीमेटली जाके असर्ट किया। और यूएसए की असर्ट करने की यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है कि यूएसए उस पॉइंट के अंदर एक बड़ी मार्केट भी समझी जाती थी, और एक एक उभरती हुई एक तरह से पावर भी समझी जाती थी जिसकी अपनी से थी। यूरोपियन अफेयर्स, यूएस जो है वो यूरोप से जो है एक तरह से डिस्कनेक्टेड था क्योंकि बीच में अटलांटिक ओशियन आपके पास आ जाता था, लेकिन अपने कॉन्टिनेंट के अंदर यूएस के पास इतनी ज्यादा मिलिट्री माइट थी कि वो अपनी पॉलिसीज को असर्ट एक तरीके से कर सके। तो मनरो डॉक्ट्राइन क्या थी कि एनी इंटरफेरेंस on part of the powers of Europe for the purpose of oppressing or controlling the destiny of Spanish American states, के किसी भी यूरोपियन पावर की तरफ से स्पेनिश कॉलोनीज की अंदर इंटरफेरेंस को यूएसए ने एक तरह से निगेट किया, एंड उसने उस चीज को इक्वेट किया दैट इट वुड बी डेंजरस टू द इंटरेस्ट और द फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। क्योंकि अगर एक और कंट्री जो कि एक यूरोपियन पावर भी है वो सैटेलाइट स्टेट्स आके साउथ अमेरिका में बनाती है तो यूएसए को एक तरह से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट उससे होगा ही होगा। तो मनरो ने एक तरह से ये चीज जो है वो फोरसी की थी, और यहाँ पे हमें एक सिमिलर पोस्चर नजर आता है अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन की फॉरेन पॉलिसी का। ऑल क्रेडिट गोज टू कैनिंग ऑब्वियसली। फिर
इन्हीं पॉलिसीज की वजह से 1824 के अंदर कुछ स्पेनिश कॉलोनीज अपने इंडिपेंडेंस लेने में कामयाब हो गई और ग्रेट ब्रिटेन ने उस इंडिपेंडेंट कॉलोनीज को रिकग्नाइज किया। इंटरनेशनल रिकग्निशन उस पॉइंट पे बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इंटरनेशनल रिकग्निशन इसीलिए इंपॉर्टेंट थी ताकि जब स्टेट्स किसी को रिकग्नाइज कर लेती हैं तो वो उनकी गवर्नमेंट से एक तरह से निगोसिएशंस में आ जाती हैं। जैसे कि हमने शुरू में देखा था कि जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया था तो रेवोल्यूशन के बाद जो विलियम और मैरी की पॉलिटिकल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नहीं हुई थी उसको फ्रांस ने एक्सेप्ट नहीं किया था। 1697 में ट्रीटी ऑफ रेजविक के बाद ही उन्होंने उस जो है गवर्नमेंट को एक तरह से पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस दी थी। पाकिस्तान बनने के बाद भी ये एक तरह से इशू आया था कि अफगानिस्तान ने जो है पाकिस्तान की ड्यूरन लाइन का आपका डिस्प्यूट तो उन्होंने पॉलिटिकली एक्सेप्ट उस चीज को नहीं किया था। तो इसकी सिग्निफिकेंस यहाँ पे ये है। अब पोर्चुगल में के इशू देख लेते हैं। ये आप जो ओवरऑल थीम है ना यहाँ पे वो यही चल रहा है कि किस तरह कैनिंग जो है लिबरल मूवमेंट्स को सपोर्ट कर रहा था। हम मैप में हम पहले भी देख चुके हैं स्पेन के बिल्कुल साथ पोर्चुगल है और ये बिल्कुल ही जो सेंट्रल यूरोप है उससे थोड़ा सा डिसकनेक्टेड है टूवर्ड्स द साउथ ऑफ यूरोप बिल्कुल। और ये पेनिनसुला एक तरह से एक बन जाती है जो कि बिल्कुल आउटलेट जिसकी है वो अटलांटिक ओशियन के अंदर बनती है। अब फ्रांस ने इसी तरह फ्रांस वांटेड टू एक्सटेंड हर कंट्रोल ओवर पोर्चुगल विच ब्रॉट इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद इंग्लैंड क्योंकि इंग्लैंड बैलेंस ऑफ पावर रिस्टोर करना चाहता था। इंग्लैंड नहीं चाहता था कि कोई भी पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए कि वो कल को इंग्लैंड की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर सके। अब पोर्चुगल का इशू क्या था कि वहां पे जो एम्परर था किंग जॉन द सिक्स्थ उनकी डेथ के बाद दो क्लेमेंट्स थे थ्रोन के। एक तो उनकी ग्रैंड डॉटर मारिया इन्फेंटा और एक सन उनका जो किंग जॉन द सिक्स्थ थे उनका डॉन मिगेल। तो कैनिंग ने अल्टीमेटली जो इस जो एक तरह से पावर टसल चल रही थी उसमें जो लिबरल फैक्शन था मारिया इन्फेंटा का उसको सपोर्ट किया और बेसिकली ट्रूप्स भी भेजे इसके सपोर्ट में। और ऑब्वियसली जो डॉन मिगेल का सेक्शन था उसे बाकी बाकी यूरोपियन पावर्स की तरफ से सपोर्ट हासिल थी विच इज उनमें से एक पर्टिकुलरली अगर आप मेंशन करना चाहें तो वो फ्रांस थी। अब ग्रीक्स की जब केस आ जाता है 1821 में मैंने आपको पहले बताया कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे ऑटोमन रूल को रिजेंट करते थे। अब कैनिंग ने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ग्रीक्स की जो सेल्फ सॉवरेनिटी की कोशिशें थी उन्हें 3 रीजंस की वजह से सपोर्ट किया था। पहला रीजन ये था कि ऑल्दो इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंटिज्म था और ग्रीक्स जो थे वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे लेकिन चूंकि क्रिश्चियनिटी का ही एक सेक्ट जो है वो ग्रीक्स में रूल कर रहा था और बेसिकली इंग्लैंड में ये परसीव किया जाता था कि ऑटोमन रूल एक मुस्लिम रूल की वजह से वहाँ पे रिजेंटमेंट है और मुस्लिम जो है वो क्रिश्चियंस को बेसिकली परसिक्यूट कर रहे हैं। तो एक ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ग्रीक पॉपुलेशन के लिए इंग्लैंड में एक कंसिडरेबल सपोर्ट पाया जाता था, पहली बात। दूसरी बात कि कैनिंग वाज कन्विंस्ड दैट रशिया वुड सर्टेनली कम टू द एड ऑफ ग्रीक्स। अब इसमें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने इसकी चीज की विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी है कि ग्रीस जो है वो एक मेजर आउटलेट जो है ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी के अंदर प्रोवाइड करता है। ग्रीक की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उस वक्त बहुत ज्यादा थी और रशिया क्योंकि रशिया के पास ऐसे पोर्ट्स उस वक्त नहीं थे कि जो 24/7 और 365 डेज जो है वो ऑपरेट कर सकें। इसीलिए वो चाहता था कि एक ऐसी सिक्योर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू द ब्लैक सी इनटू द मेडिटेरेनियन सी वो इस्टेब्लिश हो सके और इसके लिए ग्रीक अगर वो अपनी एक सैटेलाइट स्टेट बना लेता तो उसे बहुत ज्यादा फायदा होना था, इकोनॉमिकली भी पॉलिटिकली भी। और एक और बात कि उस वक्त ऑटोमन एम्पायर जो था वो अपनी डिसइंटीग्रेशन की सूरत हाल में था। ऑटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ऑटोमन एम्पायर वैसे एक्चुअली जो है वो खत्म हो गया एक तरीके से और टर्की की स्टेट एस्टैब्लिश हो गई, लेकिन उसका जो डिसइंटीग्रेशन का पीरियड था ये 100 साल पहले से शुरू हो चुका था। और कैनिंग बाय हेल्पिंग द ग्रीक्स वांटेड टू एम्बैरस द होली अलायंस। होली अलायंस में कौन कौन था? फ्रांस, रशिया, प्रूशिया, ताकि वो अपना एक काउंटर जो प्रेजेंस है यूरोप के अंदर वो मेंटेन कर सके। In 1827, Canning along with France and Russia signed the Treaty of London. Treaty of London की वजह से ग्रीक इंडिपेंडेंस को एक तरह से पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस दी गई तमाम तर कंट्रीज के हवाले से और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी हैं? फ्रांस और रशिया। अब वो पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस का यहाँ पे जो है एक तरह से फायदा क्या हुआ कि जब इन मेजर गवर्नमेंट्स ने भी पॉलिटिकली एक्सेप्ट कर लिया ग्रीक सेटलमेंट को
तो बेसिकली ग्रीस एक सैटेलाइट स्टेट बनने से रुक गया। जहां पे देखें ये आपका टर्की है, ये मॉडर्न डे बेसिकली टर्की है, लेकिन उस पॉइंट पे ये ऑटोमन एम्पायर था। और ऑटोमन एम्पायर यहाँ से ये बल्गेरिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, इसके आगे ये पूरी जो यहाँ पे आ जाती है बाल्कान स्ट्रेट आ जाती है, इसमें बहुत, और नॉर्थ मैसेडोनिया जो है, इस तरह की बहुत ज़्यादा कंट्रीज हैं। अब ये देखें ये आपका रशिया है, यूक्रेन भी उस वक्त पार्ट ऑफ रशिया ही था। ये आपका क्राइमिया है, आई गेस यही क्राइमिया है, लेकिन चलें अगर इसमें कोई गलती हो जाती है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। लेकिन ये ब्लैक सी है आपके पास, ये आपके पास इस्तांबुल है, और ये देखिए ये एक तरह से सी ऑफ मार्मरा के अंदर ओपनिंग है। इसी तरह सी ऑफ मार्मरा से अगर एगियन सी की तरफ आपने आना, ये जो आप छोटे छोटे आइलैंड देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे, ये सारे ग्रीस का एक तरह से पार्ट है। तो अब आप देखें अगर ग्रीस एक सैटेलाइट स्टेट बन जाती थी रशिया की, तो यहाँ पे बाल्कान स्टेट के अंदर जितनी भी स्टेट्स थी, बल्गेरिया, मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, चेकोस्लोवाकिया, तो वहां पे भी जो है रशिया अपने एक तरह से ईस्टर्न यूरोप के अंदर इन्फ्लुएंस एक्सटेंड कर सकता था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी यही वो कंट्रीज थी जो कि कम्युनिज्म के अंदर गई। ये देखिए ये कनेक्शन मैं एस्टैब्लिश कर रहा हूँ 100 साल बाद की कंडीशंस के साथ। अगर आप ये कनेक्शंस एक तरह से बेहतर तरीके से पेपर में एस्टैब्लिश कर पाते हैं तो एग्जामिनर के लिए आपका पेपर बहुत अलग हो जाएगा, और इस तरह से आप अच्छे मार्क्स भी फेच कर सकते हैं। तो देखें ये ऑटोमन एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन जारी थी, और एक तरह से इंग्लैंड ने चेकमेट किया रशियन एम्बिशंस को। एक बात मैं बताता चलूं, आगे हम जाके ये ईस्टर्न क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। ईस्टर्न क्वेश्चन क्या चीज है वो हम अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ईस्टर्न क्वेश्चन ये चीज है कि जिस तरह ऑटोमन एम्पायर अपनी डिसइंटीग्रेशन के अंदर जारी था, तो एम्पायर जो था वो बहुत ज्यादा एक तरह से एरिया पे फैला हुआ था। तो जैसे जैसे टर्की या फिर ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट कर रहा था, तो उसके अंदर जो स्टेट्स आती थी, जो बाल्कन स्टेट में है, या फिर इस तरह जो टर्की के अपने अंदर भी स्टेट्स हैं, उनका क्या करना है, या फिर टर्की का एज अ होल जो है वो पॉलिटिकल उसकी सेटलमेंट क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन जो है इस चीज को ईस्टर्न क्वेश्चन कहते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स देखते हैं कैनिंग की फॉरेन पॉलिसी के, कि उसने, हमें नजर आता है कि स्पेनिश अफेयर में, पोर्चुगल में जो है एक तरह से अपोज किया इंटरफेरेंस दूसरी कंट्रीज के अंदर। लिबरल नेशनल मूवमेंट्स के अंदर स्पेन, पोर्चुगल और ग्रीस के अंदर कैनिंग ने जो है लिबरल गवर्नमेंट्स को, पोर्चुगल के अंदर हमने देखा मारिया इन्फेंटा का फैक्शन जो था, जो एक लिबरल साइड को एक तरह से प्रोनाउंस करते थे, लिबरल वैल्यूज को प्रोनाउंस करते थे, कैनिंग ने उन्हें सपोर्ट किया। ओपन डिप्लोमेसी का यहाँ पे मतलब है कि कैनिंग ने पॉपुलर स्पीचेस और एक तरह से पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट, पॉपुलर नैरेटिव या फिर पॉपुलर सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की। उसने लोगों से जो है एक तरह से पॉपुलिस्ट थोड़ा सा स्टांस उसका फॉरेन पॉलिसी का रहा था। और बैलेंस ऑफ पावर प्रिजर्व करना चाहा। बैलेंस ऑफ पावर तो अब आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये थ्रू आउट हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद देख रहे हैं, इंग्लैंड का यूरोप के हवाले से बैलेंस ऑफ पावर की ही पॉलिसी रही है आपस में। अब हमने कैनिंग और कास्टलरीग दोनों के इश्यूज मेजरली डिस्कस कर लिए हैं, तो अब हम इनका एक कंपैरिजन एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि कास्टलरीग की जो आउटलुक थी वो यूरोपियन थी और कैनिंग वाज थॉरली इंग्लिश। इसका मतलब ये है कि थ्रू हमने देखा कि कांग्रेसेस कास्टलरीग के दौर में बहुत ज्यादा हुई, जिसकी वजह से वो म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे यूरोप के अंदर वो उन कांग्रेसेस के फोरम पे सॉल्व करना चाहता था। लेकिन कैनिंग ने एक तरह से इंग्लैंड की इन ज्यादातर कांग्रेसेस में या ज्यादातर इंटरनेशनल फोरम्स को यूज नहीं किया। इंग्लैंड के उसने इंटरेस्ट देखे कि कहाँ पे प्रोटेक्ट हो रहे हैं, और उसने वो अप्रोच एक तरह से जाके वो अडॉप्ट की। कैनिंग ऑब्जेक्टेड टू द गवर्नमेंट बाय कांग्रेसेस के थ्रू उसने ज्यादा इंटरनेशनल इश्यूज सॉल्व नहीं किए। और होली अलायंस को, जो कि फ्रांस, रशिया और प्रूशिया का था, उसको भी एक तरह से अपोज किया। कास्टलरीग ने भी इस चीज को अपोज किया था। बोथ सपोर्टेड द डॉक्ट्राइन ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। हमने देखा डॉक्ट्राइन ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस स्पेनिश कॉलोनीज, पोर्चुगल, स्पेन के केस में, या फिर ग्रीस के केस में। ग्रीस तो कैनिंग के दौर में था, लेकिन कास्टलरीग ने भी जो थी वो इंटरफेरेंस को अपोज किया था डोमेस्टिक मैटर्स के अंदर। कास्टलरीग फॉलोड अ सीक्रेटिव फॉरेन पॉलिसी। सीक्रेटिव फॉरेन पॉलिसी से मुराद है कि इतना ज्यादा पब्लिक स्पीचेस, पब्लिक सपोर्ट उसने गार्नर करने की कोशिश नहीं की, एक वन मैन शो चलाने की कोशिश की। और कैनिंग ने ऑन द अदर हैंड उसने एक पॉपुलिस्ट स्टांस लिया अपनी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से। जैसे हम कह सकते हैं कि भुट्टो साहब ने, जो कि
जनरल असेंबली की या सिक्योरिटी काउंसिल की कश्मीर से रिलेटेड स्पीच थी, वो भी हमें एक तरह से इसी तरह का एक थोड़ा सा सेंटिमेंट उसमें नजर आता है, जिसमें उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ पब्लिक सपोर्ट और पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट्स को भी यूज किया. Castlereagh stood for the preservation of the integrity of Turkey, while Canning did not care for the preservation of Ottoman Empire. अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि कास्टलरीग के एरा में कास्टलरीग ने चाहा था कि जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो सेटलमेंट है वो जो ऑटोमन्स हैं उनकी एक तरह से टेरिटरी को कुछ सपोर्ट किया जाए, उनकी इंटेग्रिटी को प्रिजर्व किया जाए ताकि रशियन पेनिट्रेशन को रोका जा सके. ये कास्टलरीग की अप्रोच थी. कैनिंग की ऑन दी अदर हैंड क्या अप्रोच थी कि उन्होंने ग्रीस का 1827 के अंदर ट्रीटी ऑफ लंदन के थ्रू इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज किया था, और अगर ऑटोमन एम्पायर विदर भी कर रहा था, डिसइंटीग्रेट भी हो रहा था, तो मतलब कैनिंग ने इस चीज से परवाह नहीं की और उन्होंने उस चीज को एक तरह से सपोर्ट किया. कैनिंग डिड नॉट केयर फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर. एंड लास्टली कि बोथ ऑपरेटेड अंडर डिफरेंट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस. देखें हिस्ट्री में कंपैरिजन जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है करना, क्योंकि हर रूलर को एक डिफरेंट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस के थ्रू जो है वो रूलर जो है वो ऑपरेट करता है, तो उसी सर्कमस्टांसेस उन्हीं पॉलिसीज को गाइड करते हैं. इसी वजह से जब हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो हम एक कंपैरिजन एस्टैब्लिश करेंगे, लेकिन साथ में हम ये भी लिखेंगे दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट as a student of history to make a comparison between different leaders, because all the leaders are faced with a different set of circumstances, but the commonalities in Castlereagh's and Canning's foreign policy is that they always stood for the integrity of England in the foreign sphere and tried to protect the balance of power in Europe as well as in the colonies, which a particular example of it is the Spanish colonies. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. इसमें काइंडली पास्ट पेपर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें. अपने क्वेश्चन में मैप्स बनाए. मैं थ्रू आउट द सीरीज में मैप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको विजुअली चीज़ें समझ आ सकें और आपको पता लग सके कि किस तरह से जो है इंटरेस्ट के लोग जो यूरोपियन पार्ट्स के वो डिफर कर रहे थे और ब्रिटेन किस तरह अपने इंटरेस्ट जो है उन्हें सिक्योर करा जा रहा था. तो प्लीज़ पास्ट पेपर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करें इस पॉइंट तक. अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो एक उसमें बेहतर तरीका से ये हो सकती है कि आप लिंक्स इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें. हम लेक्चर के शुरू में और एंड में मैं ये कोशिश ज़रूर करता हूँ कि आपको एक तरह से ऑर्डर के थ्रू ये हिस्ट्री पढ़ाई जाए. क्वेश्चंस हम लाजमी तौर पे डिस्कस करते हैं, लेकिन ऑर्डर आपने मिस नहीं करना. और उसका एक बेहतर तरीका ये भी हो सकता है कि आप चार्ट पे एक पेपर अपने साथ लें और आप चार्ट पे हर टॉपिक नोट करते जाएं और थोड़ा सा उन पे पॉइंट्स लिख लें कि एक इवेंट दूसरे इवेंट को कैसे कनेक्ट कर रहा है, ताकि आप हिस्ट्री का एक तरह से ऑर्डर बना सकें. ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़.